तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉची इनइक्वालिटी। तो हमने हमारी पिछली वीडियोस के अंदर कॉची इंटीग्रल फार्मूला के बारे में किया था कि अगर आपको गामा कोई भी एक क्लोज्ड कर्व दिया जाता है, एक पॉइंट ए इस अंदर वाले रीजन के अंदर लिया जाए और एक एफ जेड होता था जिसको आप एनालिटिक मानते थे कि एफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड गामा एज वेल एज ऑन दी कर्व गामा। ठीक है, ये मान के चलते थे। और वहाँ पे अगर आपको nth टाइम डेरिवेटिव करके इस पॉइंट के ऊपर आपको वैल्यू निकालनी होती थी तो हमने फॉर्मूला बनाया था n फैक्टोरियल बाई 2 पाई आयोटा, गामा के ऊपर इंटीग्रेशन करते थे एफ जेड जेड माइनस ए जो आपका पॉइंट अंदर लिया हुआ है उसकी पावर n+1 हो जाती थी। तो ये फॉर्मूला हमने वहाँ पे ड्राइव किया हुआ था। ठीक है, अब कॉची इनइक्वालिटी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी से ही प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, गामा को जो क्लोज कर्व सिंपल क्लोज कर्व है वहाँ पे हम इस ए को जो अंदर आ रहा था अंदर वाले रीजन में उसको सेंटर मान के इस गामा को हम आर रेडियस का एक सर्कल लेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला काम कि आप गामा की जगह सर्कल लो विद सेंटर ए और रेडियस आर। दूसरा काम कि एफ जेड इज बाउंडेड इन गामा, यानी कि देयर एग्जिस्ट एम सच दैट एफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू अंदर वाले रीजन में इनसाइड गामा फॉर ऑल जेड आर रीजन मान रहा हूँ इसको। ठीक है, इस रीजन में जितने भी आपके जेड होंगे वो उठाओगे तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम एम आ सकती है। ठीक है, तो इस केस में अगर ये हम अप्लाई करें और उसकी मोड वैल्यू निकालें, यानी कि अगर एफ एन ऑफ ए की मोड की वैल्यू हमें चाहिए इस केस में, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में दोनों साइड मोड़ लेंगे। फिर इंटीग्रेशन के अंदर हमने देखा था जो प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, तो वो लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल 2 पाई आयोटा का मोड अलग हो जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर जाता था तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आता था, यानी कि एफ जेड मोड बाई जेड माइनस ए की पावर मोड n+1 और डी जेड का मोड ये होता था। ठीक है, अब यहाँ से एन फैक्टोरियल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो यहाँ मोड हटा सकते हो, आयोटा का मोड 1 हो जाएगा तो ये आपको n फैक्टोरियल बाई 2 पाई बचेगा। जेड माइनस ए को हमने आर है क्योंकि रेडियस आर का है तो ये आपका आर आ जाएगा यहाँ पे। एफ जेड हमने माना हुआ है कि बाउंडेड है तो वो लेस देन इक्वल टू एम हो जाएगा, यानी कि हम एम को बाहर निकाल सकते हैं n फैक्टोरियल बाई 2 पाई, ये भी रेडियस आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, आर की पावर n+1। अंदर जो बचेगा वो आपका डी जेड का मोड बचेगा गामा कर्व। और ये हमने देखा था ये आपकी क्या होती है, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, यानी कि आपका कर्व जो है वो गामा है तो इसकी लेंथ कितनी होती है, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, एम एन फैक्टोरियल बाई 2 पाई आर की पावर n+1 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, यानी कि ओवरऑल जो बचेगा आपका वो ये बच गया। ठीक है, यानी कि एम एन ए की मोड की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल बाय आर की पावर n होगी। ये आप तभी अप्लाई करना है जब आपको फंक्शन की वैल्यू या फंक्शंस के डेरिवेटिव की वैल्यू सेंटर पे पूछी जाती है विद रेडियस r वाले सर्कल के। ठीक है, तो ये हमारी कॉची इनइक्वालिटी थी। तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चंस के अंदर इसको कैसे एप्लीकेबल करते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल लिया है कि आप कॉची इनइक्वालिटी को क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन डोमेन, ये डोमेन ली हुई है, यानी कि ऐसे पॉइंट्स हैं इसके अंदर जिनका मोड लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि क्लोज सिंपल क्लोज सर्कल लिया हुआ है यहाँ पे। अज्यूम दैट एफ जेड की जो वैल्यू है, एफ के लिए बोल रहा है कि वो बाउंडेड है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है।
चाहे आप कोई भी इसमें से जेड उठा लो, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पॉसिबल वैल्यू फॉर ई की पावर एफ, उसका 2 टाइम डेरिवेटिव 0 पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये बोला था कि जब भी आपको फंक्शन की वैल्यू, किसी फंक्शन की वैल्यू या उसके nth डेरिवेटिव की वैल्यू उसके सेंटर पे, डोमेन जो है सर्कल ली हुई यहाँ पे, उसके सेंटर पे पूछा जाए तो हम कोशी इनक्वालिटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोशी इनक्वालिटी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अगर ई की पावर एफ को हम जी जेड मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या करना पड़ेगा हमें कि जी डबल डैश 0 चाहिए हमें। अब क्या हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जी की पावर 2 करते थे और 0 चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल, जितने टाइम है तो 2 फैक्टोरियल बाय, या अभी हमने कोशी इनक्वालिटी लगाई थी तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। हमने लिखा था कि g की पावर n सेंटर के ऊपर उसके मोड लेस देन इक्वल टू क्या होता है, m n फैक्टोरियल बाय r की पावर n। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल, क्योंकि हमें 2 की चाहिए तो n की जगह क्या है 2, तो और r क्या है आपकी, r क्या थी, जो आपने सर्कल लिया उसकी रेडियस कितना है 1, तो r आपका है 1। तो यहाँ से विच इम्प्लाइज दैट 2 टाइम डेरिवेटिव करोगे उसके ऊपर 0 की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन इक्वल टू m और 2, क्योंकि n की जगह 2 रखोगे 2 फैक्टोरियल 2m। अब m क्या होता था, m क्या था, एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू, जिससे लेस देन इक्वल टू m होता था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे जी जेड के लिए, क्योंकि ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम जी के लिए, तो यहाँ पे m कौन सा होगा, जो जी जेड के लिए बाउंड का काम करेगा, मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें अब m जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई की पावर f की है। यानी कि हमें अब चेक करना है कि ई की पावर f का मोड लेस देन इक्वल टू किसके आने वाला है। इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर f का मोड, एफ जेड की मोड की वैल्यू हमें लेस देन 1 दी हुई है पूरी डोमेन के अंदर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 2, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2e। यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 2e के इक्वल या 2e से छोटी ही होने वाली है। जो भी वैल्यू आएगी उसका मोड 2e के इक्वल या उससे छोटा हो सकता है। तो पहला आपका करेक्ट है। दूसरा क्या 6 हो सकता है, क्योंकि 6 के मोड की वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है ना, क्योंकि 2e की वैल्यू समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 4 है, तो वो उससे तो बड़ा हो गया, तो ये नहीं आएगा। फिर इसी तरह से e की पावर 19 करोगे तो ये भी इससे तो छोटी ही है, तो ये भी पॉसिबल हो सकती है। इसका मोड करके देखो क्या आएगा, 2 + 2 अंडर रूट, इसका मोड आ गया 2, तो वो भी पॉसिबल है। यानी कि कौन सी पॉसिबल नहीं हुई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या पूछा हुआ है, नॉट पॉसिबल। इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि कब आपने कोशी इनक्वालिटी क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है वाइंडिंग नंबर की। वाइंडिंग नंबर क्या होता है, तो ये सब की सब कंसिक्वेंसीज होती हैं आपकी, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले से निकलता है ये सब कुछ। तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले में क्या था, गामा एक क्लोज सिंपल क्लोज कर्व था, ए पॉइंट हम उसके अंदर ले रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से हमने एफ ए की वैल्यू निकाली थी, वो क्या निकली थी 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, ये निकाला था, ठीक है। अब जो वाइंडिंग नंबर होता है वो क्या होता है कि जो पॉइंट आप अंदर ले रहे हो इस क्लोज्ड कर्व के अंदर रीजन वाले में ए पॉइंट्स ले रहे हो, तो उसके अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके अराउंड कितनी रोटेशंस हो रही है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द कर्व अलोंग पॉइंट ए इनसाइड द रीजन आर। ये जो इसके अंदर वाला रीजन आप ले रहे हो उसके अंदर से ए पॉइंट उठाया है, तो इस पॉइंट के अराउंड ये कितने
नंबर ऑफ रोटेशंस लगाएगा उसको हम बोलते हैं वाइंडिंग नंबर। इसके लिए फॉर्मूला जो होता है, अब देखो जो रोटेशंस निकलेगी वो 1 2 3 या 0 यही हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इंटीजर निकल के आएगा हमारा, तो उसका फॉर्मूला बनाया गया है कि n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ रोटेशंस की वैल्यू जो आएगी 1/2 पाई आयोटा, इंटीग्रेशन कर दो, एफ जेड की जगह आप क्या रख लो 1, तो dz/z माइनस a, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने के लिए। कि इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट ए आपने लिया हुआ है इस क्लोज रीजन के अंदर, उसके अराउंड गामा जो कर्व है जिसके अंदर ये आपका पॉइंट पड़ा है, कितने चक्कर कितने रोटेशंस आपकी उसके अराउंड हो रही है, उसको हम वाइंडिंग नंबर बोलते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल के थ्रू वाइंडिंग नंबर को समझते हैं कि हम कैसे उसके अंदर उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट गामा के ये कुछ हमें कर्व दिया हुआ है, के की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। फिर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नेसेसरली ट्रू। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो गामा 1 दिया हुआ है, गामा 1 का मीनिंग क्या होगा, पहले तो हम चेक कर लेते हैं गामा 1 गामा 2 क्या है। गामा 1 जो आएगा आपका वो आएगा e की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे थीटा आपका 0 से 2 पाई आएगा, यानी कि गामा 1 जो है वो आपका क्या है, सर्कल है रेडियस 1 का। गामा 2 क्या आएगा, 2e की पावर 2 आयोटा थीटा, थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई 0, ये भी आपका सर्कल ही आने वाला है विद रेडियस 2, लेकिन जब थीटा आपका 0 से 2 पाई जाएगा तो यहाँ पे ये e की पावर आयोटा थीटा के जो एंगल होगा वो कहाँ तक चला जाएगा, 4 पाई तक। यानी कि इस सर्कल की 2 रोटेशन होगी कि 2 रेडियस का सर्कल है, 2 चक्कर लग रहे हैं। फिर गामा 3 करोगे तो 3e की पावर 3 आयोटा थीटा, फिर थीटा की वैल्यू आपकी 0 से 2 पाई है, तो ये बता रहा है कि ये आपका सर्कल है विद रेडियस 3, और उसके अंदर थीटा को 0 से 2 पाई करोगे। तो अब देखते हैं कि जब हम 1/2 पाई आयोटा, ये हमारा फॉर्मूला था n का, 1/z dz, और गामा 1 के अंदर पूछ रहा है तो हम गामा 1 के लिए करते हैं कि जब आप गामा 1 लोगे तो ये z यहाँ पे पॉइंट कौन सा, z माइनस ए, यानी कि z माइनस ए की जगह क्या आ गया, 0 आ गया ए की जगह। तो ये 0 के अराउंड ये गामा 1 कितनी बार चक्कर लगाएगा, रोटेशन लगाएगा। तो यहाँ पे ये यूनिट सर्कल है, 0 पॉइंट दिया हुआ है ओरिजिन, तो यहाँ पे गामा 1 के अंदर तो एक ही रोटेशन हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। लेकिन जब आप गामा 2 लोगे, आपका कर्व गामा 2 हुआ, तब इसकी नंबर ऑफ रोटेशंस क्या आएगी। गामा 2 का मीनिंग क्या है, 2 रेडियस का सर्कल है, उसने क्या किए हैं, अब देखो जब एक बार चक्कर लगा तो ये एंगल हो गया 2 पाई, जब दूसरी बार एंगल 2 बार चक्कर लगाओगे तो एंगल क्या हो जाएगा 4 पाई, जो हमें 2 चक्कर लगाने हैं। यानी कि इसकी रोटेशंस कितनी होगी, अराउंड दी 0 2 हो गई। जब हम बात करें गामा 3 1/2 पाई आयोटा 1/z dz, तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 के अराउंड ये गामा 3 कितनी रोटेशंस लगा रहे हैं। गामा 3 है क्या, ये z3 है जो 3 बार चक्कर लगा रहा है, क्योंकि थीटा अगर 0 से 2 पाई जाएगा तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो एंगल है इसमें वो आपका 6 पाई है। तो एक बार में 2 पाई, 2 बार में 4 पाई, तीसरी बार में 6 पाई। तो 6 पाई करते टाइम 6 पाई एंगल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो आप आंसर देख सकते हो कौन सा आएगा, ये बोल रहा है कि सभी के सभी 0 ही आएगा आंसर, नहीं। फिर बोल रहा है कि गामा 1 के लॉन्ग लगाओगे तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है जी। फिर बोल रहा है कि गामा 2 के लॉन्ग, इसका आंसर 4 आएगा। गामा 2 के लॉन्ग हमारा 2 आया था, ये कैंसिल हो गया। फिर गामा 3 के लॉन्ग आंसर 3 है, ये बोल रहा है 3 आएगा, तो इसके बी और डी ऑप्शन ट्रू हो गए। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो वाइंडिंग नंबर वाला फॉर्मूला कि उसका मीनिंग क्या। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लीविल्स थ्योरम क्या होती है, तो उसको जानने से पहले आपको एक डेफिनेशन के बारे में और पता होना चाहिए। इंटायर फंक्शन, कि इंटायर फंक्शंस क्या होते हैं। तो एनी फंक्शन
इज सेड टू बी entire if it is analytic for all z belongs to complex, या आप बोल सकते हो इन complex plane। ठीक है, यानी कि जिसकी डोमेन आपकी क्या हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो, उसके ऊपर अगर आपका फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एनालिटिक हो जाता है तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंटायर फंक्शन। अब लीविल्स थ्योरम जो बनी हुई है वो आपकी इंटायर फंक्शंस के लिए है। तो लीविल्स थ्योरम की स्टेटमेंट करते हैं कि अगर आप इंटायर फंक्शन लेते हो और साथ में बोलते हो कि जो इंटायर फंक्शन है वो बाउंडेड है, अगर ऐसा होगा कि इंटायर फंक्शन बाउंडेड हो रहा है तो पक्का इम्प्लाई कर देगा कि वो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। यानी कि आप लिख सकते हो ए बाउंडेड इंटायर फंक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसका बड़ा इजी सा प्रूफ है जो आप कर सकते हो कोशी इनक्वालिटी से। कोशी इनक्वालिटी में हमने क्या किया था कि f की पावर n, a हमने सेंटर माना था, लेस देन इक्वल टू mn फैक्टोरियल और r की पावर n आ रहा था ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटायर फंक्शन मानते हैं, यानी कि एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लस बाउंडेड है। तो बाउंडेड है तो एफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू m होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं हम कि हम कोई भी पॉइंट ए, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है आपका, अगर हम यहाँ से कोई मर्जी पॉइंट उठा लें उसके लिए हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि आपका फंक्शन वहाँ पे क्या होना चाहिए था, एनालिटिक होना चाहिए था। हमारा फंक्शन तो इंटायर है, यानी कोई भी पॉइंट आप उठाओ उसके लिए एनालिटिक है। तो हम इसको सेंटर मान के एक इनफाइनाइट रेडियस अपनी मर्जी से आर को इनफाइनाइट लेके जाएं, और ये ए क्या है, आर्बिट्रेरी ले सकते हैं क्योंकि फंक्शन इंटायर है, हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा ये 4। तो ऐसा आप क्या कर पाओगे कि f की पावर n लेस देन इक्वल टू m n फैक्टोरियल बाय r की पावर n, ये ट्रू होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z के लिए इसमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n को 1 ले लेते हैं, ऐसा हर एक n के लिए भी होगा, जो आप n लेते हो वो काम करता है हमारा। अगर आप f को n को 1 लोगे तो इधर 1 फैक्टोरियल ये आएगा, इधर r आएगा। अब आपने जो वहाँ पे रेडियस r मानी थी, हम r एक्सटेंड टू इन्फिनिटी कर देते हैं कि अपनी मर्जी से रेडियस लेके चल सकते हैं, तो उस डोमेन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर इसमें आप r एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे, यानी कि लिमिट r एक्सटेंड टू इन्फिनिटी दोनों साइड आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है ही, तो f डैश a लेस देन इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट f डैश a आपका क्या आ जाएगा, 0। और ऐसा होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z के लिए कि कोई भी आप z में से वैल्यू उठाओ उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 आएगा। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि विच इम्प्लाइज दैट एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। तो ये आप इस तरह से इसका प्रूफ इजीली देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोशी इनक्वालिटी फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि कोशी इनक्वालिटी ये एप्लीकेबल तभी थी जब ए वहाँ पे सेंटर होता है, एफ एनालिटिक होता है उस रीजन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये हमने लीविल थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ कर लिया विद द हेल्प ऑफ कोशी इनक्वालिटी से। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल लिया है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि लीविल्स थ्योरम कैसे अप्लाई हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ डी इज ओपन यूनिट डिस्क, आपको ओपन यूनिट डिस्क दी हुई है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, एक फंक्शन दे रखा है कॉम्प्लेक्स प्लेन से डी के ऊपर, जो ओपन डिस्क आपको यूनिट डिस्क दी हुई है उसके ऊपर एनालिटिक, यानी कि आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, एफ जेड इज एंटायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पूरे प्लेन पे इसकी डोमेन क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसके ऊपर ये एनालिटिक हो रहा है, तो एफ जेड क्या हो जाएगा आपका एंटायर। ठीक है,
दूसरी बात आप नोट कर सकते हो कि इसकी जो रेंज आएगी वो आपकी ओपन डिस्क में आएगी, यानी कि एफ जेड मोड की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 ही आने वाली है, इसी के अंदर आने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के एफ जेड आपका इंटायर है, एफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपने ये ध्यान रखना है कि बाउंडेड ये एक रीजन में नहीं होना चाहिए, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर ये बाउंडेड दिया जाता है, फिर आप एफ एंटायर के बारे में ये थ्योरम आप एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे। अप्लाई कब होगी, जब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आपको फंक्शन बाउंडेड दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए दिया हुआ ये, तो एफ जेड इंटायर है और बाउंडेड है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। विद F10 इज इक्वल टू हाफ, इसने क्या दे दी, F10 की वैल्यू दे दी, F10 प्लस आयोटा पे पूछ रहा है। अगर एफ जेड कॉन्स्टेंट है तो उसकी हर एक जेड की वैल्यू के लिए कॉन्स्टेंट एक ही आंसर आने वाला है, जो यहाँ दिया हुआ है कि जो 10 पे होगा वही 10 प्लस आयोटा पे होगा, तो 10 प्लस आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। तो इस तरह से आप ल्यूज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस के अंदर।